हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है मौर्योत्तर और गुप्त या फिर गुप्त पूर्व काल। इससे संबंधित हम सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये आज का एक नया टॉपिक है जो कि मुख्यतः बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें कुल 71 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करेंगे और उससे हमारा जो टारगेट है लूसेंट को ख़त्म करने का सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो ऐसे भी हमारा जो भारतीय इतिहास है उसमें कुछ 4 या 5 ही अब टॉपिक रह गए हैं और सारे टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में इंटर करेंगे। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो मिल सकेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की? अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किसने की 185 ईस्वी पूर्व में? राइट आंसर ए, पुष्पमित्र। पुष्पमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की 185 ईस्वी पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ए, सेनापति के पद पर आसीन था। कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? ए, वासुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ए, सिमुक। सिमुक जो था वह सातवाहन वंश का संस्थापक था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो किसके अधीन काम किया था? आंसर है बी, मौर्यों के अधीन। मौर्यों के अधीन सातवाहनों ने काम किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था? निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? राइट आंसर। राइट आंसर है सी, कनिष्क। कनिष्क जो था वह बौद्ध बन गया था, जो महानतम कुषाण नेता था। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है? राइट आंसर डी, भारत ग्रीक शैली। गांधार शैली जो है वह भारत और ग्रीक शैली का शानदार मिश्रण है। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी थी? ए, पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? सी, पेशावर। पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? डी, कनिष्क। कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे चरक। तक्षशिला के विरुद्ध स्थल होने तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? सी, गंधार कला। गंधार कला की वजह से तक्षशिला प्रसिद्ध था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? राइट आंसर बी, इंड्रो बैक्ट्रियन। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? राइट आंसर ए, मथुरा संग्रहालय में। निम्न में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ए, कुषाणों ने। नेक्स्ट, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? शीशा के धातु बने थे। नेक्स्ट है, शीशा के मुद्रा बने थे सर्वाधिक सातवाहनों के समय। निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे?
बी नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो थे, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र वह कनिष्क के समकालीन थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने का प्रथा आरंभ किया? ए सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनी का यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? सी यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ए कनिष्क ने रेशम मार्ग आरंभ कराया। निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुहर चलाई थी? सी कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? राइट आंसर बी कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ए पाकिस्तान में। प्रथम प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? सी खारवेल था महान शासक कलिंग का। नेक्स्ट, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? डी वास्तुकला में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र में। आंध्र में सातवाहनों ने अपना शासन शुरू किया था आरंभिक दिनों में। नेक्स्ट है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? बी पैठन या प्रतिष्ठान में थी सातवाहन राज्य की राजधानी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है? ए हाथी गुफा जो है वह संबंधित है नरेश खारवाल से। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? सी हाल ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? बी प्राकृत। प्राकृत जो थी वह सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। निम्न राजवंशों पर विचार कीजिए और इसका कालक्रम बताइए। इसका कालक्रम होगा डी, यानी कि सबसे पहले होगा सुंग वंश, उसके बाद सातवाहन आए, फिर आया गुप्त वंश और उसके बाद लास्ट में चोल। सुंग, सातवाहन, गुप्त, चोल। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्न में से किसने किया? ए बैक्ट्रियन या ग्रीक। सुमेलित करना है यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, तो पहले सुमेलित करके इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि ए संबंधित है 5 से, यानी कि अशोक संबंधित है प्रियदर्शी से। अशोक संबंधित है प्रियदर्शी से। बी संबंधित है 4 से, यानी कि कनिष्क संबंधित है देवपुत्र से। उपाधि है, शासक है, इनकी उपाधि। तो अशोक की उपाधि प्रियदर्शी, कनिष्क की उपाधि देवपुत्र, और खारवेल की उपाधि जो सी संबंधित है वो 4 से संबंधित है, यानी कि खारवेल की उपाधि जो है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, अशोक जो संबंधित है ये तो देवपुत्र से है, और खारवेल जो संबंधित है ये संबंधित है कलिंग चक्रवर्ती से। खारवेल संबंधित है कलिंग चक्रवर्ती से। और इसके साथ ही डी संबंधित है 3 से, यानी कि कुमारगुप्त संबंधित है महेंद्र द्वितीय से। कुमारगुप्त संबंधित है महेंद्र द्वितीय से। अशोक, प्रियदर्शी, खारवेल, कलिंग चक्रवर्ती, और इसके साथ ही कुमारगुप्त जो है वह महादित तृतीय से, और कनिष्क जो संबंधित है वो देवपुत्र से संबंधित है, कनिष्क देवपुत्र से। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? बी 58 ईस्वी पूर्व संबंधित से प्रारंभ हुआ विक्रम संवत। यहाँ पे सुमेलित करना है, तो सही आंसर होगा इसका डी, यानी कि ए संबंधित है 4 से, विक्रम संवत संबंधित है 58 ईस्वी पूर्व से, और बी संबंधित है 3 से, यानी कि शक संवत का होगा 78 ईस्वी पूर्व। सी संबंधित है 2 से, यानी कि गुप्त संवत संबंधित है 320 ईस्वी पूर्व, और डी संबंधित है 1 से, यानी कि कली संवत संबंधित है 2102 ईस्वी पूर्व से। एक बार और देख लीजिए,
अच्छे से इसको ओवरलुक कर लीजिए। नेक्स्ट, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ए सातवाहन। सातवाहन राज्य जो था वह मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बी कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? सी कण्व वंश ने। सुंग वंश के बाद कण्व वंश ने शासन किया। किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए पेन चाओ ने। पेन चाओ ने चीनी जनरल कनिष्क को, जो पेन चाओ चीनी जनरल था वो कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट है, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का जारी किया गया था। सिक्कों को जारी किया गया था किसने? बी कुषाणों ने। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। यहाँ पे कथन है और कारण है। कथन है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। सही आंसर है सी। ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि ये जो सही है, कथन सही है कि कुषाण जो थे वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, लेकिन उनकी जो सेना थी वह उच्च कोटि की थी, यह नहीं कहा जा सकता। उनकी जो सेना थी वह उच्च कोटि की नहीं थी। नेक्स्ट है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का सम्मिश्रण था, उसे कहते हैं। अभी पढ़े थे हम लोग कि जो ग्रीक और यूनानी शैली जो होती है और इसके साथ ही भारत की जो शैली है, उस दोनों का मिश्रण को क्या कहते हैं? तो बताइए। इसका सही आंसर होगा सी, गांधार शैली बोला जाता है। नेक्स्ट है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? सही आंसर महायान। महायान का वो अनुयायी था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? सी चतुर्थ बौद्ध संगति। ये आता भी है क्वेश्चन कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? डी पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था पतंजलि। सर्वप्रथम भारत के विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? बी शक राजा रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, शक राजा रुद्रदामन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? सी गोंदोफिर्निस द्वारा। गोंदोफिर्निस जो था वो ईसाई धर्म के प्रचारक था गोंदोफिर्निस, तो इसके समय जो था सेंट थॉमस भारत आया था। नेक्स्ट है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? बी कडफिसस द्वितीय के शासनकाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। कुषाण शासक। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? डी शकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। त्रातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? ए शक वंश के शासकों ने मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी, जिसे त्रातार बोलते हैं। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ए यूनानी, उसके बाद शक आए, फिर कुषाण। यूनानी शक कुषाण, यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा प्रथम बार सैनिक शासन लाया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया बोलते थे उसको। नेक्स्ट है, चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? डी कहा जाता था कारसापर्ण, यानी कि जो चार धातुएं जिसमें रहती थी सोना, चांदी, तांबा और सीसा, तो उसको कांसापर्ण कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ?
तमिल एवं चेरो के द्वारा, बी तमिल एवं चेरो के द्वारा रोम के साथ तमिल एवं चेरो के साथ रोम का व्यापार प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो ये डी कोचीन बंदरगाह जो था वह इसे मिलान नहीं करता, ये मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नामक से संबोधित किया गया है? एक बार और, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? बी अरिकामेडु को संबोधित किया गया है। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस ने हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। निम्न में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? सी मिनांडर जो था वह अपने पुत्र के हाथों से में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था। कुषाणों का संबंध था सी चीन के यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। निम्न में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? बी अश्वघोष जो था वह कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। यहाँ पे सुमेलित करना है आपको, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि इंडो ग्रीक संबंधित है हिंद यवन से, शक संबंधित है सिथियन से और पार्थ संबंधित है पहलव से। इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सिथियन, पार्थव, पहलव। यहाँ पे भी सुमेलित करना है, सही आंसर होगा इसका ए, यानी कि सुंग संबंधित है विदिशा। सुंग की राजधानी जो थी वह विदिशा थी। चेदी की राजधानी कलिंग, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। सुंग की राजधानी विदिशा, चेदी की राजधानी कलिंग, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की? सी कुषाण वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि धारण की। निम्न में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? डी उपयुक्त सभी का निर्माण जो था वह शुंग काल में हुआ, यानी कि भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरणोद्वार और भाजा स्तूप, ये तीनों जो था वह शुंग काल में निर्माण हुआ। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? ए वृहत कथा की रचना की थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों के को संरक्षण देते थे। बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ये कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल डी नंबर सही है, यानी कि केवल 3, जो बोध गया में शशांक था वह बोधि वृक्ष को काट दिया था, यह सही है। ये दोनों कथन जो है वह गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। बहुत बार ही क्वेश्चन कितने बार क्वेश्चन यहाँ चुका है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख जो है यह महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे बताइए? सही आंसर है कुषाण वंश में जो थे वो सोने के सिक्के जो थे वो नियमित रूप से चलाए गए थे, लेकिन गुप्त वंश में ज़्यादा अमाउंट में चलाए गए थे। बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के चलाए गए थे गुप्त वंश में, लेकिन नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाण में। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ये चेदी वंश से। जो कलिंग नरेश था खारवेल वह संबंधित था किससे? तो चेदी वंश से। याद रखिएगा, चेदी वंश खारवेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती है और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन सही होगा 2 और 3, यानी कि सी नंबर, यानी कि क्या होगा? श्रेणी जो थी, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो एक श्रेणी थी, जिसके संगठन के संदर्भ में
श्रेणी जो थी तो उसके संदर्भ में क्या सही है, तो श्रेणी जो था वह वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। साथ ही श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था श्रेणी का। तो यह है आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्योत्तर काल से संबंधित। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं संगम काल, अभी बता देते हैं। तो आप लोग इसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा मोटिवेशन दीजिए आप लोग, थोड़ा सा वीडियो को लाइक से और अभी तक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन धन्यवाद।